प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना, उसकी एक्सरसाइजों को हल कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इनके सवालों को देखते हैं। 3.2 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। हमने केवल ये बताना है कि सम होगा या विषम होगा यदि वो दोनों विषम संख्याएं हो। ए के अंदर क्या करेंगे हम, यदि वो दोनों विषम संख्याएं हो। तो आप ये बताओ कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है। विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये इस तरह से विषम संख्या है। और यदि हम इन दोनों को, किसी भी दो संख्याओं को यदि हम योग करें, जैसे मान लीजिए हमने 1 और 3 को किया, देखो क्या आया अपने पास 4। इसी तरह 3 और 5 का योग किया तो कितना आया 8। इसी तरह यदि 7 और 9 का करें तो कितना आएगा योग 16। यदि हम 9 और 7 का योग करें तो भी कितना आएगा 20। तो यहाँ ये जो संख्या आ रही है 4, 8, 16, 20, ये सारी की सारी क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दो विषम संख्याओं का योग करें तो ए का हल हो जाएगा कि दो विषम संख्याओं का योग करें, विषम संख्याओं का योग है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। तो पहले का हल हो जाएगा सम संख्या होता है। इसी प्रकार दूसरा बी के अंदर हमें दिया है कि यदि दोनों संख्याएं क्या हो, सम हो। सम में जैसे अपने पास देखो सम संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सम संख्याएं हैं। तो हम किसी भी दो संख्याओं का योग करके देख लो आप, 4 और 2 6। यदि हम 6 और 4 को करें तो 10, 8 और 10 का योग करें तो 18। इसी प्रकार 12 और 14 का योग करें तो 26। इसी प्रकार यदि 14 और 16 का योग करें तो 30। तो यहाँ भी ये देखो 6, 10, 18, 26 और 30, ये सब की सब कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम दो सम संख्याओं का भी योग करें, दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, सम संख्या होता है। यानी दो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों का योग क्या होता है, सम संख्या ही होता है। तो ये था पहला नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, 3 विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ हम इसको समझ कर बताएंगे कि सत्य है या असत्य है। 3 विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 1, 3 और 5, ये 3 विषम संख्या हैं। तो 3 और 1 4 और 5 से 9, यहाँ 9 क्या आया है, विषम आया है। हमने केवल 3 विषम संख्या ली और विषम संख्या लेने पर जब हमने पहला ही एग्जाम्पल देखा तो उसका आंसर क्या आया, विषम आया। जबकि इसने क्या कहा, योग सम होता है। तो क्या इसने ये सही कही है, नहीं, ये क्या है, असत्य है। क्योंकि हमने पहला ही एग्जाम्पल लेके देखा है और उसी में ये फिट नहीं बैठता है कि 3 विषम संख्याओं का योग है वो सम होता है, क्योंकि इसमें विषम आ रहा है, इसलिए ये असत्य हुआ। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्याएं, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई सी 2 विषम संख्या ले लें और फिर उसमें एक सम संख्या ऐड करें, जैसे 1 + 3, ये 2 विषम है। और इनके अंदर हम कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2, तो 4 और 2 6 हो गया, ये सम है। इसी तरह हम 3 + 5, इन दोनों का योग, विषम संख्याओं का योग 8 हुआ। और 8 के अंदर यदि हम 6 जोड़ें तो 8 और 6 क्या हो गया, 14 हो गया। और 14 भी क्या हुआ, सम संख्या। इसका मतलब हम देखते हैं कि 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या होता है। ये बात क्या है, सत्य है। क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा है 2 विषम संख्याओं का योग है वो सम होता है।
तो दो का योग सम हो गया, और सम में जब सम ऐड की तो दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम होता है। इसलिए ये क्या हो गया, ये दो विषम संख्याओं का योग ये सम हो गया, और जब सम के साथ सम को जोड़ा तो क्या हुआ, सम ही हुआ। तो ये क्या हुआ, सत्य। उसके बाद नंबर 3, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। यहाँ हम योग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमसे पूछा गया है कि विषम संख्याओं का गुणनफल, जैसे गुणा करना है तीन विषम संख्याओं का, तो 1 3 5 यही विषम संख्या ले लेते हैं। तो 3 की एक साथ गुणा की 3, और 3 की फिर 5 के साथ गुणा तो 3 पंजे 15। इसी प्रकार 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका हम मान देखते हैं। तो अपने पास क्या आता है कि 5 3 15 7 105। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, ये विषम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। ये बात क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं डी के अंदर हमें बताया है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। किसी भी सम संख्या को, जैसे मान लीजिए हम 4 है, विषम संख्या है, और विषम संख्या को 2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4 0। यहाँ ये जो भागफल है वो क्या आया है, सत्य आया है, सम आया है, विषम आया है। यहाँ ये आया है सम आया है। तो इसने क्या कहा है कि भागफल सदैव विषम होता है, सदैव विषम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 सम संख्या है, 2 को अंदर यदि 2 का भाग लगाएं तो 2 एकम 2 0, ये विषम है। लेकिन 4 में लगाया तो क्या आया, सम आया। तो सदैव विषम नहीं होता, सम भी होता है और विषम भी होता है। इसने कहा है सदैव, तो ये क्या है, असत्य। अगला, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो यहाँ हमने पहले भी जब भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखी थी तो उस टाइम ही हमने ये क्लियर किया था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम में नहीं होती। एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो 2 है, 2 जो है वो क्या होती है, सम होती है। अभाज्य संख्या होते हुए भी क्या होती है, सम। इसलिए सभी नहीं कहेंगे, 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य वो सारी की सारी विषम है। इसलिए 2 के कारण इसका उत्तर क्या हो गया, ये असत्य, क्योंकि 2 सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया, असत्य। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के, जब हमने गुणनखंड टॉपिक किया था तब उसमें हमने बताया कि यदि 2 गुणनखंड है तो वो क्या है, अभाज्य, और यदि 2 से ज़्यादा है तो वो क्या है, भाज्य संख्या। इसने कहा है कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। कोई क्यों नहीं होता, एक होता है और एक स्वयं होता है, ये 2 तो होते ही होते हैं। इसलिए ये क्या हुआ, असत्य। ये क्या हुआ, असत्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जी के अंदर दिया गया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास 2 अभाज्य संख्या, जैसे 2 + 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। स्टार्टिंग वाली ले लेते हैं, 3 + 5 का करें योग तो क्या होगा, 8। इसी तरह 5 के बाद 7 है तो 5 + 7 करें तो 12। ये तो सब सम है, लेकिन 5 जो सबसे पहली संख्या है वो क्या रही है, विषम संख्या आ रही है। इसलिए ये सदैव सम नहीं होता, इसमें विषम भी होता है। इसलिए क्या हुआ, असत्य। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट H नंबर दिया है कि केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, ये बात सत्य है। ये हमने पहले भी क्लियर कर लिया है ई के अंदर, तो ये बात सही हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आई के अंदर, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य है, नहीं है, ये असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि सम संख्याएं भाज्य है। अगर हम सम संख्या 2 की बात करें तो 2 क्या होता है, अभाज्य होता है। सभी सम, इसने कहा है सभी सम, लेकिन 2 सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य। इसलिए इस 2 के कारण ये क्या है, 2 के अलावा जितनी सम है वो भाज्य है। इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है।
इसने कहा है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए 2 और 4 इनका गुणा करें तो 4 दूनी 8, इसी तरह 4 और 6 का गुणा करें तो 6 चौके 24। तो अपने ये देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, सत्य। ये क्या हुआ, सत्य। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 के अंदर हमने ज्ञात कर लिया कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संख्याएं 13 और 31 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल है, 13 भी है और 31 भी है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक है। कौन कौन से 2 अंक है, 1 और 3। इसी प्रकार 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म लिखिए। मतलब इनका कहने का है कि जैसे 1 और 3 अंक आए हैं, 1 और 3 को यदि हम सही लिखें तो 13, अगर अंक को पलट कर संख्या लिखें तो 31। ये 2 संख्याएं बनी हैं अंक पलटने पर भी, और ये दोनों की दोनों क्या आ रही है, अभाज्य आ रही है। तो ऐसा और कौन कौन सी युग्म है जिनको अंक पलटने पर भी वही संख्या बने तो वो अभाज्य हो। तो हम इसके अंदर पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अंक 1 व 7। अंक 1 व 7 और 1 और 7 से संख्या कौन कौन सी बनी है अपने पास, 1 और 7 से अपने पास संख्या बन रही है 17 व 71। तो ये 2 युग्म है अंक 1 व 7 का, तो 17 भी अभाज्य है और 71 भी अभाज्य है। इसी तरह इसके अंदर हम दूसरा अंक लें तो अंक 3 व 7, 3 व 7। अब इस 3 व 7 से कौन सी संख्या बनी, एक तो 37 और अंक पलट देंगे तो 73, और दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी कड़ी में यदि हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो तीसरी संख्या है अंक 7 व 9। अंक 7 व 9, तो 7 व 9 तो संख्या क्या बनी, 7 और 9 से 79 व 9 7 को यदि हम पलट दें तो 97। तो इस प्रकार ये जो युग्म है वो अंक पलटने पर भी अभाज्य संख्या होती है। तो ये 3 युग्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग लिखो। 20 से छोटी लिखनी है तो हम इसको हल करेंगे भाज्य और अभाज्य। तो सबसे पहले बात करें हम भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक व अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग जाए। और भाज्य और अभाज्य संख्या में मैंने आपको इस टॉपिक को क्लियर भी करवा दिया। तो सबसे पहली भाज्य संख्या है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18। 20 से छोटी तो ये 18 तक हो गई, क्योंकि 20 को इसमें नहीं लिखना है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18, ये क्या आ गई, भाज्य संख्या। अब बात करें हम अभाज्य संख्या की, तो इसके अंदर जो छूट गई वो संख्या अभाज्य हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, एक को इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये 20 तक की हमने अलग अलग संख्याएं लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 1 से 10 के बीच यदि हम संख्या देखें कौन सी अभाज्य है, तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, ये 4 संख्याएं हैं। और इनके अंदर हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 7। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लिखेंगे 7। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया है कि निम्नलिखितों को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखो। जैसे 44 है, इनको 2 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है, लेकिन विषम होनी चाहिए। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो हमने जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 ले ली, तो 3 में हमें 44 में करना है, तो इसमें क्या जोड़े हम, 41 जोड़े। तो ये दोनों की दोनों विषम है और इनका योग क्या हो रहा है, 44 हो रहा है। तो 2 विषम अभाज्य के रूप में लिखनी है। तो पहला हो गया 3 + 41। इसी कड़ी में यदि 36 को हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, 3 ले लिया प्लस
33 करें, लेकिन 33 क्या है, यहाँ भाज्य आ गई तो ये नहीं होगी। अब हम ये तो नहीं हो सकती क्योंकि भाज्य आ गई। अब 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है, 5 है। 5 को यदि हम 31 में जोड़ें तो 36 हो गया। तो 5 भी विषम है, अभाज्य है, और 31 भी क्या है, अभाज्य है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 5 + 31। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं सी। अब अपने पास आई है 24। तो 24 के अंदर यदि हम जैसे मान लो उसी तरह जैसे सबसे पहली छोटी अभाज्य संख्या विषम संख्या लें तो 3 है विषम अभाज्य। तो 3 में कितना, 21 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, लेकिन ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। और भाज्य होने के कारण ये हम संख्या नहीं लेंगे। ये नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं 5। तो 5 + 19, 19 और 5 24, ये दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य है। तो तीसरा युग्म हो गया जी। डी के अंदर यदि हम देखें 18, तो 3 + 15, अब वही बात आ गई, 15 क्या हो गई, भाज्य। तो ये संख्या नहीं होगी, तो ये आपको नहीं लिखनी है। तो क्या करेंगे, 5 + 13, और 5 और 13 का योग कितना होता है, 18। तो ये जो युग्म है, योग है 3 + 41, 5 + 31, ये दो विषम और अभाज्य संख्या के योग के रूप में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर करें तो 2 हो। जैसे पहला हम लिखते हैं 5 व 3। 5 व 3 है, तो जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, उत्तर 2 आ रहा है। मान 2 आ रहा है, तो पहला हो गया 5 और 3। दूसरा अभाज्य संख्याओं का लिखना है। दूसरा यदि हम बात करें 5 व 7, यह हम क्या कर देते हैं, 5 व 7, 5 व 7। तो देखो 7 में से 5 घटाया तो अंतर कितना आया, 2। उसके बाद यदि हम तीसरी संख्या लिखें, क्योंकि हमें 3 युग्म लिखना है, तो तीसरा युग्म देखें तो 11 व 13। 11 व 13 की बात करें तो 13 - 11 करें तो कितना आ रहा है, 2। तो ये 3 युग्म हो गए जिनका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी कड़ी में यदि आगे भी अपने पास कोई आए तो 41 व 43, इसमें भी ये अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार और युग्म भी लिख सकते हैं। अपने को केवल 3 पूछा है तो हम 3 ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें इसमें बताना है कि कौन कौन सी संख्या है वो अभाज्य है। इसमें केवल अभाज्य संख्या चाटनी है। तो हम देखेंगे ए जो है वो 23 है, और 23 के यदि हम गुणनखंड देखें तो 1 और 23 2 ही है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 ही गुणनखंड होंगे उसके अभाज्य होंगे। इसी कड़ी में यदि हम बी की बात करें 51, तो इसमें क्या देखेंगे, 1, 3, 17 और 51, इसमें 4 गुणनखंड हुए। तो ये क्या हो गई, इसके अलावा 1 और 51 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, और तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। सी की यदि हम बात करें, ये इनके गुणनखंड लिख रहे हैं यहाँ पे, अपने ये गुणनखंड करके ज्ञात कर रहे हैं। इसके अलावा 37 की बात करें तो 37 में 1 और 37 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसके गुणनखंड भी 2 है। तो ये क्या हो गया, अभाज्य। अगर इसी कड़ी में डी को देखें तो 26 की क्या है, 1, 2, 13 और 26, कितने गुणनखंड हुए, 4। तो ये क्या हो गया, भाज्य। तो हमें केवल अभाज्य संख्या लिखनी थी। तो अभाज्य संख्या अपने पास एक 51 और एक 51 नहीं, 23 और 37, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। लिखनी कितनी है, 7 भाज्य संख्याएं, 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं, यानी लगातार होनी चाहिए, उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आए। जब हम अभाज्य संख्याओं को 1 से 100 तक लिखते हैं, भाज्य संख्याओं को, तो हम देखते हैं कि ऐसी भाज्य संख्याएं वो 90 से स्टार्ट हो रही है।
क्योंकि उससे पहले यदि हम देखें तो 7 नहीं आ रही है, कहीं 5 आ रही है, कहीं 3 आ रही है, कहीं 4 आ रही है, लेकिन 7 है वो 90 से स्टार्ट होकर 90 भाज्य है, 91 भाज्य है, 92, 93, 94, 95 और 96। इससे पहले वाली क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 7 क्रमांकत ऐसी संख्याएं होती है जिनके बीच में कोई अभाज्य नहीं है और ना 7 से ज़्यादा है 100 तक। ये मैक्सिमम 7 ही ऐसी संख्या होती है जो क्रमांकत आती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे 21 है तो हम क्या करते हैं, a को 21 को सबसे पहले छोटी संख्या 2 की बात करें तो 2 से 3 अभाज्य संख्याएं, तो हम 2 से स्टार्ट नहीं करके इसमें क्या ले लेते हैं, पहले 3 + 5, तो 5 और 3 8, 8 में कितना जोड़े 13, तो ये तीनों क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई और इनका योग कितना हो गया, 21 हो गया। यदि हम ये नहीं लिखकर और इसका एग्जाम्पल लिखे, 3 + 7 + 11, 7 और 3 10 और 11 21, तो इनका योग भी क्या हो रहा है, 21 है और तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार ले सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इस प्रकार आप कोई सी संख्या लिख सकते हैं, आपको केवल एक एग्जाम्पल लिखना है। बी की यदि हम बात करें 31, तो 31 को 3 अभाज्य संख्या के रूप में लिखें तो 3 + 5, 5 और 3 7, 7 प्लस 5 और 3 8, 7 नहीं 8 और 23 31, ये हो गया। इसी क्रम में यदि हम 3 + 7 लिखें तो ये हो गया 7 और 3 10 और 10 और 21 31 होता है, लेकिन 21 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 23। सी की बात करें 53 को यदि हम 3 संख्याओं के रूप में लिखें तो हम जैसे 13 + 17, ये हो गए 30 + 23, तो 53 हो गए। तो इनको 3 संख्याओं के योग में रूप में लिखें तो 13 + 17 + 23। डी, यदि 61 को हमें 3 संख्याओं के, वो भी अभाज्य होनी चाहिए, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसी कड़ी में यदि हम लिखें तो 7 + 13 20 हो गए और 20 और 41 61 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने इन संख्याओं को लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य है। यानी हमें क्या करना है, 2 अभाज्य संख्या लेनी है और जिनको योग करें वो 5 से विभाज्य हो, यानी उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे पहला युग्म यदि हम लिखें 2 + 3, 2 व 3, ये युग्म हो गया 2 व 3, 2 व 3। तो जब हम इनका योग करेंगे तो 2 + 3 बराबर कितना आया, 5, और 5 में 5 का भाग जाता है। इसी कड़ी में यदि दूसरा एग्जाम्पल लें 3 व 7, तो 3 व 7 जैसे इसने ऊपर एग्जाम्पल के रूप में दिया भी है, 3 और 7 क्या हो गया, 3 + 7 यानी 10, तो 10 में भी 5 का भाग जाता है। इसी प्रकार यदि हम तीसरा एग्जाम्पल लें 2 व 13, तो इनका योग क्या करेंगे, 2 + 13 यानी 15, तो इनमें भी भाग जाता है। अगर चौथा एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं 3 व 17, 3 व 17, तो इनका योग करके देखें तो 3 + 17 बराबर 20, तो 20 में भी 5 का भाग जाता है। और पांचवा युग्म यदि हम बात करें तो 11 व 19, ये दोनों अभाज्य, और 11 व 19 का यदि हम योग करें तो 11 + 19 हो गए 30, और 30 में भी 5 का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम 2 युग्मों के रूप में
और सब की सब 20 से छोटी है, यहाँ हम 20 से बड़ी कोई संख्या नहीं ली है, और इनका जो योग है वो 5 से विभाज्य है। तो ये हो गए युग्म। उसके बाद हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला एक है, उसका क्या आएगा, तो ये है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बी का वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और सी के अंदर मैंने बात कही थी, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। पहले में भाज्य आ जाएगा और दूसरे खाली स्थान में अभाज्य आ जाएगा, क्योंकि ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। उसके बाद यदि हम बात करें डी की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। सबसे छोटी सम संख्या है वो कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो इस प्रकार हम इनके खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतने थे। तो ये थे अपने एक्सरसाइज। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल MS एजुकेट जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो कंटेंट है वो आपको किस प्रकार लगा, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और साथ ही साथ इन टॉपिक्स की यदि आप नोट्स और वीडियो के साथ साथ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा आप स्वयं का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ऐप MS एजुकेट ऐप्स से भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें, जिसके अंदर सभी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो एक सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा। तो आप इसको इंस्टॉल करें। धन्यवाद।